पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। विधानसभा 2021 का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तमाम सीटों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार हो रहा है, धुआंधार प्रचार हो रहा है। इस समय की टीम मौजूद है दंगल 2021 के दौरान ईरान सोसाइटी कलकत्ता। आपको बता दें यहाँ पर ईडन गार्डन्स भी है और यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें सामने आ रही हैं कि दीदी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैट्रिक लगाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी दोहरा शतक लगा सकते हैं। किसमें कितना दम, किनके क्या एजेंडे और क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि यह परिवर्तन की बयार है, तो क्या परिवर्तन होगा या ममता बनर्जी को एक बार फिर से ताजपोशी हासिल होगी, जैसा कि कई सर्वे भी बता रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कोलकाता की जनता भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार सभी गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नरेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। फवाद हलीम साहब लेफ्ट पार्टी के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ खालिद अब्दुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के। सबसे पहले खालिद साहब आपसे शुरू करेंगे। जिस तरीके से दावा है आपका हैट्रिक करने का, उसके पीछे क्या आधार है? 10 साल तक राज देखा है ममता बनर्जी का कोलकाता की जनता ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने, एक बार फिर से मौका क्यों? आधार नहीं है, श्योर है हैट्रिक कर रही है इनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही आप पूछा कि कैसे करेंगी, तो ज़मीन पे काम करने वाले लोग को बंगाल की जनता पसंद करती है और ममता बनर्जी उस ज़मीनी स्तर की नेत्री है। वो क्रांतिकारी लीडर है और वो स्ट्रीट फाइटर है। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर से कहीं उतर के आके यहाँ पे भाषण दे रही है या बंगाल की भूमि को नहीं पहचानती। बंगाल की भूमि ममता बनर्जी अगर सही पहचानती है तो उसका नाम ममता बनर्जी है और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक ही नेत्री और एक ही लीडर है जो पूरे 294 विधानसभा और 341 ब्लॉक में 42 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई घूमा है, कोई गया है, तो उसका नाम ममता बनर्जी। और कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि जनता की सेवा अगर करना होता है तो आप 4.5 साल जब खत्म होता है, 6 महीना बाकी रहता है या 3 महीना बाकी रहता है, तो आप यहाँ पे बंगाल की सेवा की बातें करते, कहाँ जाती है आपकी बंगाल की सेवा 4.5 साल? मैं उनसे पूछ रहा हूँ। चलिए, ग्राउंड पर तृणमूल कांग्रेस की जो मजबूती है वो मजबूत पकड़ है, अपने दावे कर रहे हैं। इनका कहना है कि आराम से सरकार बनेगी, हैट्रिक करेगी सरकार, किसी तरह का कोई शक शुबा इसमें नहीं है। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट का राज भी देखा, कांग्रेस का राज भी देखा, ममता दीदी का राज भी देखा। यहाँ की अगर लोकल समस्याओं की बात करें तो क्या इश्यूज हैं और कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है वो इस बार कितनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाला है? देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी अहम मुद्दा है, वो है नौकरी का मुद्दा। अहम मुद्दा है महंगाई का। अहम मुद्दा है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नस्ल है, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या इंतज़ाम की गई है। अगर आप देखें, नौकरी का मुद्दा पर ना नरेंद्र मोदी अपना 8 साल का जो शासन है उसका ब्यौरा देना चाहते हैं, ना ममता बनर्जी 10 साल का यहाँ शासन करने के बाद अपना ब्यौरा देना चाहती है। अगर आप महंगाई का सवाल उठाए, पेट्रोल के दाम अगर पूछे, उसमें केंद्र का राजस्व है और राज्य का भी राजस्व है। सबको ही कहते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ा, गैस का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, पर नरेंद्र मोदी दाम पे लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठा रहे, ना ममता बनर्जी उनका जो हिस्सा आ रहा है तेल बेच करके, गैस बेच करके, उसके बारे में कुछ कदम उठा रही है। तो ये पूरा जो माहौल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लगभग एक पार्टी बन गई है, उनमें कोई दो पार्टी नहीं है। आपने देखे होंगे कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से उन्होंने प्रत्याशी का नाम घोषणा की और वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गई। जो एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी 2016 में 3 एमएलए जीते थे, आज उनके झोली में 30 से ज़्यादा एमएलए है, सब तृणमूल कांग्रेस से वहाँ चले गए। तो ये जो मिली भगत है इनका, ये मिली भगत को सामने लाने से छिपाने का जो काम है वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि लोगों को वर्गला रहे हैं और जो मुद्दे नहीं हैं उन्हें मुद्दे बनाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पर लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के प्रतिनिधियों का ये कहना है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है? आपका आधार क्या है? 200 से ज्यादा, अब की बार 200 पार। अमित शाह भी कह रहे थे और नरेंद्र मोदी भी अभी रैली में बोल के गए हैं। 200, 3 से 200 का बहुत बड़ा फासला है, इसको कैसे पार करेंगे और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप देखिए। काफ़ी लोग बोलते थे कि 370 धारा एक चुनावी मुद्दा है, राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा है, उठता है ख़त्म हो जाता है।
एक ईश्वरीय शक्ति के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी खून खराबे का समस्त चीज़ का निदान उन्होंने किया है और काफ़ी पीसफुल है। जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की राज है आप देख लीजिए। और हमारे जो सहयोगी बतला रहे थे अब्दुल्ला साहब कि ममता बनर्जी एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई है, हर एक ब्लॉक में जाती है, हर एक ब्लॉक में जाती है। देखिए जो तोलाबाजी जो सरकार है ना, यदि हर ब्लॉक में नहीं जाएगी तो उस ब्लॉक का तोलाबाजी कैसे आएगा। इसलिए वो कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं जा रही है, वो उस धर पे देखने जा रही है कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना तृणमूल कांग्रेस के फंड में आया, इस चीज़ को देखना चाहती है। चलिए, भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं आरोप लगा दिए आप पे कि तृणमूल कांग्रेस की नेत्री जो हैं वो जब जाती हैं तो वो ये देखती हैं कि मेरा कितना कट है। सिंडिकेट घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला, तमाम भारतीय जनता पार्टी आप पे आरोप लगाती रही है, क्या जवाब देंगे इसका? सबसे बड़ा अगर घोटाला में कोई शामिल है तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी है। प्रधानमंत्री फंड कहाँ गया, उसकी ऑडिट क्यों नहीं होता? ये सब बातें तो जनता को बता नहीं रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ईश्वरीय शक्ति से वो आज काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वरीय शक्ति से अगर काम कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत, आपने कहा था आपकी सरकार के लोगों आज बैठे हुए कुर्सी पे चिल्ला कर कहते थे कि 35 रुपया वाली सरकार, 35 रुपया पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 70 रुपया वाली मनमोहन सिंह की सरकार। तो कहाँ गई ये सब भाषण जो चिल्ला कर गैस की कीमतों पे लड़ाई करते थे, सड़कों पे उतरकर स्मृति ईरानी कहती थी और रोने लगती थी, तो वो सब मगरमच्छ का आंसू कहाँ गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, घर गृहस्थी करने वाली औरत, अगर आपको एहसास था तो आप चिल्लाती थी, मैं उनको सलाम करता था उस समय, लेकिन आज आपकी ये रोना और गाना कहाँ गया? आपको तो रास्ते में उतर कर अभी महिलाओं की मांग करनी चाहिए, जो महंगाई के खिलाफ लगातार भारतीय ममता बनर्जी कह रही है कि हम यहाँ पे अनाज फ्री दे रहे हैं, आप गैस 900 रुपया दे रहे हैं, तो अनाज फ्री मिलेगा तो पकाएंगे कहाँ पे? आपको भी चाहिए कि गैस फ्री करें, ये दावा हमारा यहाँ। ये ममता बनर्जी लगातार पदयात्राएं भी कर रही हैं और उनका सीधा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी की पहुंच से चीजें बाहर होती जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा भी है चुनावों में। फवाद साहब, समझना ये चाहेंगे आपसे, तमाम नेताओं की रैली हो रही है, ममता बनर्जी पदयात्रा निकाल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दर्जन से ज़्यादा रैलीज होनी है, कांग्रेस के बड़ा शीर्ष नेतृत्व तो नज़र नहीं आ रहा, उसको किस तरीके से देखेंगे? गठबंधन करके ठीक है? देखिए, ये तो कांग्रेस के जो लीडर है वो लोग उस पर खुलासा करेंगे। हमारे तरफ से हमने पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा ब्रिगेड रैली का आयोजन किया और इसका प्रमाण इस तरीके से सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड रैली जो परसों की, इतनी फ्लॉप शो हुई कि भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उन्हें वाम फ्रंट और सीपीएम का ब्रिगेड का फोटो चुरा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पोर्टल में लगाना पड़ा। तो ये जो चोरी करके प्रधानमंत्री का रैली को सक्सेस करना, ये दुविधा में भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है पश्चिम बंगाल में। और तृणमूल कांग्रेस का ब्रिगेड रैली बुलाने की साहस ही नहीं हो रही है अब तक। इस परिस्थिति में अगर आप देखें, अहम मुद्दा में अगर भ्रष्टाचार को पकड़े तो ब्रिगेड रैली में नरेंद्र मोदी साहब ईडी और सीबीआई का रोल कॉल कर रहे थे। तमाम लोग जो उनके मंच में खड़े थे, मिथुन चक्रवर्ती, उनको ईडीआई की नोटिस पड़ी हुई है, मुकुल राय, उनको ईडी की नोटिस पड़ी हुई है, बाकी सब लोग जो वहाँ मंच में से शोभन चट्टोपाध्याय से शुरू हो गए, तमाम लोग सीबीआई के रोल कॉल में लगे हुए। क्यों आप ऐसा करते हैं? सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी का डर दिखाकर सेंध लगा रहे हैं दूसरे दलों में और वहां पर उनके नेताओं को अपने यहाँ ला रहे हैं। एक बड़ा आरोप लेफ्ट का, कांग्रेस का और तृणमूल कांग्रेस का। देखिए, ये आरोप ये सब जुडिस है। अभी तक जो मामला है वो सब जुडिस है और उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं कोर्ट के ऊपर नहीं हूँ, ठीक ना। और जहाँ तक बातचीत है रैली का, मैं दो पहलू बोलना चाह रहा हूँ। रैली काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। कौन चश्मा से लगा कि किस ट्विटर पे कौन फोर्ज किया है, ये मेरे को नहीं मालूम है, मेरे को किसी तरीके से नहीं लगता है, ये एक एलिगेशन है। ये एक सुपर हिट रैली था और जितने लोग ग्राउंड में थे उतने ही लोग बाहर में थे। ये आप न्यू मार्केट में आप जा करके देखिएगा, न्यू मार्केट के अगल बगल कि कितने लोग रास्ते पे थे और कितना शॉपिंग हुआ, ये कोविड सिचुएशन में भी। ये आप उन लोग से प्रैक्टिकली आप पता लगाइए, क्योंकि काफ़ी लोग जो घुसने नहीं दिया गया गाड़ी, पूरा धर्मतल्ला से लेकर के पार्क सर्कस तक गाड़ी जाम था। आप जनरल आदमी से आप पूछिए ना। चलिए, जनता जनार्दन भी यहाँ पर मौजूद है। पश्चिम बंगाल में क्या दिक्कतें हैं, कौन कौन से इश्यूज ऐसे होंगे जो इनकी चुनावों में एजेंडा बनेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे समझना चाहेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं और आपके इलाके की समस्याएं क्या हैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने वोट दबाने के लिए खड़े होंगे तब कौन से मुद्दे जहन में होंगे? मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं न्यू मार्केट अंचल में ही रहता हूँ
और हमारी अहम समस्या ये है कि हम लोग न्यू मार्केट में व्यवसाय करते हैं, पर न्यू मार्केट का इंक्रोचमेंट इतना हो गया बाई हॉकर्स कि वहाँ पर कोई जनरल पब्लिक पहुँच ही नहीं पाती है। ना गाड़ी की पार्किंग की जगह है, ना मार्केट के अंदर घुसने की जगह है। इसको लेके हमने कई बार जो है पिछले 15 सालों से हम लोग ने, जब लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी तभी भी हमने पिटीशन दिया, और जब टीएमसी गवर्नमेंट है तभी भी हमने बार बार पिटीशंस दिए, लेकिन अभी तक हमारी और कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके जो विधायक हैं वो आते हैं आपके पास इलाके में हालचाल जानने के लिए? उनके पास हम जाते हैं, उनके पास हमारे पास कोई नहीं आता। सुनवाई होती है आप जब जाते हैं तो? बात सुनते हैं पर काम कुछ नहीं होता। बात सुनते हैं पर काम कुछ नहीं होता, ये यहाँ की जनता जनार्दन का कहना है कि यहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को सुनाने के लिए, बताने के लिए उनको खुद जाना पड़ता है नुमाइंदों के पास। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं? जी, मैं साबिर अली हूँ, पार्क स्ट्रीट में रहता हूँ। तो यहाँ पर इलाके की क्या समस्या है और आपको लगता है कि दीदी को थर्ड टर्म में मौका मिलना चाहिए? मिल गया है, मिलना नहीं चाहिए। दीदी को यहाँ पर मिल गया, बहुत डेवलपमेंट हुआ, यहाँ बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा विकास हुआ और सारा पब्लिक को हर चीज़ का फैसिलिटी मिला, चाहे स्टूडेंट्स हो, युवा हो, महिला हो, सबको सब चीज़ का फैसिलिटी मिला। तो इसीलिए दीदी की तीसरा बार सरकार बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य में नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और उसके बाद जब युवा हैं उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पर कुछ ऐसी हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इनके पास मुद्दा नहीं है इसीलिए बोल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा कॉलेजेस है, बहुत सारा डेवलपमेंट है, हर चीज़ का फैसिलिटी है। बंगाल में कोई कमी नहीं है। चलिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आपसे समझना चाहेंगे आपका नाम, कहाँ रहते हैं, क्या समस्याएं हैं, और जब आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने विधायक के पास जाते हैं तब सुनवाई होती है? मैं मोहम्मद एहसामुल हक, साधारण संपादक तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के। देखिए, ये जो हमारी सरकार, जो यहाँ सरकार है पिछले 10 साल से, ये सरकार जो है माइनॉरिटी मानूस का फुल फॉर्म हो गया। समझ लिए कि ये टीएमसी माने टेम्पल, मॉस्क और चर्च, इस टाइप की इनकी इतनी आशीर्वाद है। माइनॉरिटी मानूस एक ऐसा मतलब सरकार पिछले 10 साल से चल रही है कि मतलब इनके इतनी कारकर्दगी जो हुई है, उसी बिना पर आज ममता बनर्जी हैट्रिक करेगी। और हम लोग तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की जानिब से हमने कहा, हम लोग एक स्लोगन तैयार किए हैं कि 2021 में हम लोग हमारी नेत्री ममता बनर्जी को 221 सीट दे करके हम लोग तोहफा में देंगे। और हमारे जो मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बोल रहे हैं, इनकी सिर्फ जुमलाबाजी सरकार है, ये जुमलाबाज सरकार है। इस तरह के देश के लोगों को ठगे हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लोग सारे देश के साथ लिया, विकास मुट्ठी भर को लोगों का किया और विश्वास पूरे देश का खोया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। जो जुमले युवा क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है? जब वोट करने जाएंगे तो कौन से ऐसे इश्यूज होंगे जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे और उन इश्यूज पर वोट देंगे? युवा का तो सबसे बड़ा इश्यूज है नौकरी या काम। देखिए, अब पश्चिम बंगाल में आप लोग देख चुके, जो 11 फरवरी हुआ था, वाम लेफ्ट जो उन लोगों का संगठन युवा मोर्चा के तरफ से जो नवान्न में रैली किया थे नौकरी के लिए, काम के लिए, और नौकरी के लिए, काम के लिए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं क्या काम है, अभी सरकारी पद खाली नहीं है, ये सब बहुत बोले उन लोग। बाद में देखा गया कि महिदुल इस्लाम और जब शहीद हुए, पुलिस का लाठीचार्ज के वजह से वो शहीद हुए, शहीद होने के बाद मुख्यमंत्री प्रेस में बाइट दे रहे हैं कि उनका बीवी को हम नौकरी देंगे। पश्चिम बंगाल का भी ऐसा ही हालात है, जो आप नौकरी मांगने जाओगे आपको नौकरी नहीं मिलेगा, अगर आप शहीद हो जाओगे तो आपका परिवार को नौकरी मिलेगा। और हम दूसरे बात बोल रहे हैं, जो बीजेपी आके बंगाल में बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला गुड़बो, ये सब बात बोल रहे हैं। अगर वो लोग तो 2014 से है देश में सरकार चला रहे, 2014 से अगर 2020 तक, हम 21 साल छोड़ रहे हैं, 2020 तक ये 6 साल में अगर वो लोग देश को सोना से मुड़वा देते तो बंगाल का कोई जरूरत नहीं पड़ता। चलिए, सोनार बांग्ला का भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि सोनार बांग्ला बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी और पिछली सरकारों ने धोखा दिया है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, जिस तरीके के दावे कर रही है, आपको लग रहा है उनके दावों में दम है? हमको लगता है, मेरा नाम अमित शाह है, मैं इस अंचल में रहता हूँ। हाँ, हमको लगता है आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, ताकि सबको एक बार चांस मिलना चाहिए और हो सकता है कि हम लोग के लिए और अच्छा हो। ये सरकार, ये हमारा प्रधानमंत्री जी बहुत सारा चीज़ में अचीवमेंट लाया, वैक्सीन से लेकर के चाइना वाला मुद्दा में लेकर के बॉर्डर मुद्दा में, हर चीज़ में अच्छा ही लाया है। इनको भी चांस मिलना चाहिए, हो सके कि हम लोग को और बंगाल में अच्छा हो। खाली साहब, यहाँ ये भी समझना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ममता दीदी
के भ्रष्टाचार से, भाई भतीजावाद से, परिवारवाद से जो आपके बड़े बड़े नेता थे, राज्यसभा सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, वो सब छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। डूबता जहाज है तृणमूल कांग्रेस, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनाथ सिंह का परिवारवाद नहीं है क्या? अमित शाह जी का परिवारवाद नहीं है क्या? पूरे दल इनके परिवारवाद से जुड़े हुए हैं। जो आज यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं, वो परिवारवाद नहीं है क्या? तो ये सब बातों पे कोई दम नहीं है। मैं ये कहूँगा कि भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। आज जो 7 स्टार जो इवेंट हुआ है, इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम, वो कहाँ से पैसा आया? 100 करोड़ रुपया खर्च करके ये लोग वो ब्रिगेड रैली करवाए, जो फ्लॉप शो कहा जाता है। और उसमें क्या कह रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ, एक दूसरा नाम अगर दे दूँ तो गलत नहीं होगा, कोबरा रैली। अरे भाई, आदमी है, मिथुन चक्रवर्ती को एक पूरा हिंदुस्तान पहचानता था, इज्जत करता था, हम लोग भी इज्जत करते थे, उसके फैन थे। लेकिन जब वो सीमित रह जाते हैं राजनीति में, तो वहाँ सीमित हो जाता है और वो कोबरा के नाम से जाने जाते। कैसे उनकी सब जगह क्या व्यवहार करते, कोबरा हूँ मैं, डंग मारूंगा, फो करूंगा तो फोटो बन जाएगा। ये लोग को लेके साथ में वो चाहते हैं कि बंगाल को सींचेंगे। बंगाल को सींचना अगर है, बंगाल को भलाई करना है, तो कोबरा नहीं, इंसान चाहिए, भला इंसान चाहिए। ऐसे लोगों से डरने की जरूरत है। बंगाल के लोग, बंगाल लोग डरेंगे। मैं चलिए आता हूँ, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका, और ये जो चुनाव हो रहे हैं, आप वोट डालने जब जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके जहन में होंगे? भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन की बात कर रहे हैं मोदी, या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में ठीक सरकार चल रही है? मेरा नाम अफसर अली है। सबसे पहले बात मैं ये बता दूं, वो अभी पास में एक भाई बता रहे थे, मुद्दा जो बात कर रहे हैं आप, कितना मैंने शर्म की बात है कि आज हिंदुस्तान को चीन जब आँख दिखाता है तो हिंदुस्तानी आवाम को मुंह मोड़ने के लिए, उसके जहन को डाइवर्ट करने के लिए मोदी नेपाल की तरफ जाते हैं। आज नेपाल जैसा मुल्क हमारे हिंदुस्तान को आँख दिखा रहा है। ठीक है, आप देखिए गैस, पेट्रोल, डीजल, जिस तरह महंगाई आसमान छू रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग क्या करेंगे? रहा सवाल ममता बनर्जी और मोदी, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ममता बनर्जी अगर आसमान है तो मोदी जमीन का लायक कभी नहीं है। हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा बदनसीबी है जो इतना झूठा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को मिला। आपसे ये समझना चाहेंगे फवाद साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो 200 के पार जाएंगी, तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि 200 सवा 200 सीटें वो जीत लेंगी, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन का क्या दावा है? क्योंकि ये दोनों आपको किसी लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। इनका कहना है कि नंबर 1 पे तृणमूल कांग्रेस रहेगी या भारतीय जनता पार्टी रहेगी, नंबर 2 पे भी तृणमूल या भारतीय जनता पार्टी। इस पर देखिए, टीवी चैनल में बैठ करके बड़ी बड़ी बात करना अपनी जगह की एक मसाइल है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के संगठन का ये सूरत हाल है कि वो लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जिनको वो लोग कैंडिडेट बनाएंगे वो लोग कल तृणमूल में रह पाएंगे कि नहीं। चुनाव के आगे एक बड़ा हिस्सा तृणमूल का लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है, और आने वाले दिनों में आप मगरबी बंगाल में किसी भी आदमी से अगर बात करें तो वो आपको कह देगी कि तृणमूल कांग्रेस क्षमता में अगर नहीं रही तो तृणमूल पार्टी ही उड़ी आएगी। यहाँ पर ये हकीकत है। उनके बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता राज्यसभा से रेजिग्नेशन देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ लोगों ने अपना आस्था प्रकट की थी कि हमारे तृणमूल का जो अत्याचार है उसके खिलाफ अगर हमें खड़ा होना तो भारतीय जनता पार्टी एक राह है। आज वो लोग देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर कि जो लोग तृणमूल के नेता है वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, जो विचलित लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनके साथ अधिकतम प्रताड़ना की गई है, वो लोग बाएं महाज, सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस के पीछे आ रहे हैं, और ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं, और ब्रिगेड उसका प्रमाण है। साम दाम दंड भेद अपनाकर आप दूसरे पार्टियों में सेंध लगा रहे हैं, उनके लोगों को, उनके नेताओं को तोड़ रहे हैं। किराए के लोगों से, किराए के नेताओं से सरकार नहीं बनती, तृणमूल कांग्रेस का कहना है। इसका जवाब देखिए, तृणमूल कांग्रेस को तो इस मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाहिए। तृणमूल सरकार तो टोटल बाहर से पुलिस केस, सीआईडी केस, फौज केस लेकर के अपना बनाई है, पैसे दे करके बनाई है, शारदा नारदा के पैसे से अपना ये बनाई है। आप देखिए करप्शन, पहला मुद्दा ये है कि करप्शन, इतना करप्शन हुआ है, ममता बनर्जी और उनके भाइयों ने किया है कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ देना पड़ा। वो आज भवानीपुर से नहीं खड़ा होने का साहस पा रही है, क्योंकि उनके भाइयों ने करोड़ों अरबों रुपया, अभिषेक बनर्जी, आप बंगला देखिए ना, बंगला देख, हम लोग जैसे ऑर्डिनरी लोग वहाँ पे बंगला देखने में भी डरते हैं,
कि कैसा लिफ्ट है, कैसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 50,000 1 लाख से वोटों से ज्यादा ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराएंगे, नहीं हराएंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। 2 तारीख के बाद मैं देखूंगा टीवी में कि राजनीति छोड़ पाते हैं या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरह झूठ की कतार में उनका भी नाम लिखा जाएगा, ये देखेंगे आने वाले दिनों में। और बड़ी बड़ी बातें कही उन्होंने। मैं समझता हूं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई झूठा प्रेसिडेंट देखने को मिला था दुनिया में तो वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा झूठा प्राइम मिनिस्टर आज देखने को मिल रहा है तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके साथी है जो हमेशा झूठ बोलकर आपस में ये समझाना चाहते हैं कि हमारा ही सच्चाई, और झूठ को भी इतने कलाकारी है उनके अंदर में, झूठ को इतना तरीके से बोलते हैं, सच्चाई को बदलना चाहते हैं, लेकिन जनता आहिस्ते आहिस्ते देख चुकी है। चलिए, जनता जो है वो भरोसा कर रही है तृणमूल सरकार पर। उनका यहाँ पर मौजूद कई लोगों का ये भी कहना है। आपसे समझना चाहेंगे युवाओं की समस्याएं क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं, जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रखेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, मैं तोपसे में रहता हूँ। मैं जब वोट डालने जाऊँगा तो मेरे दिमाग में यही चलेगा कि ये जुमला बोलना बंद करें बीजेपी सरकार। हमेशा जुमला, जब देखो जुमला। आज झूठ तो इतना बोलते हैं कि मत पूछो। 15 लाख। आपके इलाके की समस्याएं क्या हैं? हमारे इलाके की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है। मीठा पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सब है, रोड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ। बस मेरा गुजारिश है कि जुमला बोलना बंद करे मोदी सरकार, और अमित शाह थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। बस किसी तरह की कोई समस्या नहीं आपके इलाके में? नहीं है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में कोई समस्या नहीं है। आपसे समझना चाहेंगे आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं आप, और आपके इलाके में क्या समस्या है, और युवा जो है वो क्या चाहते हैं सरकार से? मेरा नाम तुषार पांडे है, मैं सेंट्रल कैलकाटा में ही रहता हूँ। मेरा वर्क भी यहाँ पे ही है, मैं यहीं पे बिज़नेस करता हूँ। और अभी जो इशू आ रहा है वो है कि बंगाल में बिज़नेस करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। आज हम लोग बोलने के लिए तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट कोई भी बड़ा ब्रांड अगर आए तो वो बैंगलोर में आएगा, पहले दूसरे स्टेट्स में आता है, दूसरे सिटीज़ में आता है। हमारे सिटी में कोई बड़ा ब्रांड अपना प्रेजेंस नहीं लाना चाहता क्योंकि लोग के पास परचेसिंग पावर नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। इन रिटर्न इससे होता है क्या कि कस्टमर्स नहीं आते हैं और हमारा भी सेल डाउन होता है। और बाहर में जो समझ लीजिए जो इलीगल ढंग से बिजनेस कर रहे हैं, जो हॉकर्स हैं और ये लोग हैं, इनको गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, आज कोविड गया, इसके बाद सबको इनको ग्रांट मिला है, बात चल रहा है कि इनको भी 10,000 रुपये करके दिया जाएगा। ये लोग टैक्स पेयर्स भी नहीं है और हम लोग टैक्स पेयर्स होके भी हमें। सरकार हैट्रिक करेगी कि नहीं करेगी? मैं पर्सनली नहीं चाहूँगा इस बार, बिकॉज मैं चाहता हूँ चेंज हो और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो आए और कुछ नया देखने को मिले। चलिए, परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं लोग। क्या आपकी मांगे हैं कि अगर परिवर्तन होता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपने एमएलए के पास जाते हैं, उनके पास समस्याएं बताते हैं तो वो समस्या नहीं सुनी जाती, क्या आपको लगता है प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए इस इलाके में? प्रायोरिटी पर आपका मतलब नहीं समझ पाया मैं, क्या? इस इलाके की समस्याएं क्या हैं और किस तरीके से विधायक को आगे काम करना चाहिए? देखिए, विधायक को जमीनी स्तर पर जोड़ना होगा। जैसे हम जाते हैं या कोई भी जाता है उनके पास में तो जानकारी वो भूल चुके भाई साहब। चलिए बताइए, आप बताइए। मैंने आता है कि क्या वो बोल रहे हैं। चलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। नहीं, आप ही बोल लीजिए। मैं वहाँ बोल रहा, आप मेरे को यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। आपको बोलने देने की आदत नहीं है। आप बोलने, आपके पास मुद्दा नहीं है साहब। मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। आप गलत बात कर रहे हैं। ये हेकलिंग करने की आप लोग की आदत पड़ी हुई है, ये चिल्ला करके आप लोग अपना काम कर रहे हैं। नहीं, सरकार अगर बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है तो प्रायोरिटी पर ऐसे कौन से काम होंगे जो उनको आप प्राथमिकता देंगे सबसे पहले? मैं ये मुद्दे पे आता हूँ। पहले मैं वो भाई साहब का जवाब दे दी जो सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, 200 प्लस सर्टिफिकेट का। देखिए, 221, हाँ है, ठीक। ये ऐसे भी पिछले बार चुनाव में देखा गया था, उसमें पंचायत चुनाव में बोला गया था, ठीक ना? चुनना, देखिए इनकी फितरत यही है। इनकी फितरत जो है ना, ममता बनर्जी की फितरत और उनके लोग के फितरत यही है, ठीक है ना? ये जो पंचायत चुनाव में जो देखा गया था ना, कि आपके भी कैमरे पे और स्टार आनंदो एबीपी के भी कैमरा में सारे में कैद हुआ था कि कोई एक उम्मीदवार हार रहा था तो कुछ घट रहा था कुछ, तो लोग बैठ करके ये तो टीवी में कैद है, सारे लोग जानते हैं, टीवी में सारे लोग जानते हैं कि ये आप मेरे को बताइए कि ये है कि वो लोग बैठ करके वीडियो के सामने में छाप रहे थे, कर रहे थे।
ठीक है ना। नहीं, अगर ये बताइए, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप में इतना कार्यकुशलता है, आप लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकार इतनी अच्छे से चल रही है, तो लोग छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? अमित शाह ने कहा है कीली रह जाएंगी दीदी इलेक्शन से पहले। है, छोड़ने वाली बात नहीं है, ये सब इन लोग डर दिखला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। जो हमारे लोग जो जा रहे हैं उनको मालूम था कि हमें इस बार जो है टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए वो जा रहे थे, इस वजह कर। और जो हमारे मित्र बोल रहे हैं ना, देखिए ये सब जुमलेबाज सरकार है और इनको सरकार चलाने आता नहीं है। ये हिंदू मुसलमान, ये माटी जानते हैं कौन सा माटी है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का मिट्टी है, ये मिट्टी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मिट्टी है। ये हमारे जो है, जो आजादी जिन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो, मैं आजाद हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। यहाँ हिंदू मुसलमान में किसी भी कीमत पर डाइवर्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो है डेवलपमेंट पर। क्यों करते हैं आप ऐसा? हिंदू मुसलमान की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इनके ऊपर लगाते हैं और ये आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप। ये तो ममता बनर्जी ही आकर के ये शुरू की है कम्युनल राजनीति। कम्युनल शुरू से, पहला दिन से आप उदाहरण, मौलवी भत्ता क्या होता है जी? मौलवी भत्ता क्या होता है? जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया, उसका हाई कोर्ट ने रोक दिया। ये तो ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए, इस तरह का राजनीति करती है। और मेरा चैलेंज है इन लोगों से चैलेंज है कि यदि इतना अच्छा काम की है तो बिना खून खराबे का इलेक्शन करवा देवे, शांति प्रिय इलेक्शन करवा देवे। मेरा ये है, कितने लोग मर्डर होते हैं इसको आप देखिए, पिछले कितने चुनाव में मर्डर हुए वो आप देखिए। चलिए, यहाँ पर आरोप, हमारे मित्र हैं हमारे पास में, हमारे बैठे हुए, इनसे पूछिए कि फवाद साहब, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, ये एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा। और साथ में अगर सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन की अगर बात करें तो एजेंडा क्या रहेगा इस बार? बात आपको समझना है कि पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में जो अहम मुद्दा को बरगलाने के लिए ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, और ये सांप्रदायिक चर्चा को ही वो लोग केंद्र बिंदु में लाना चाहती है। मेरा साफ सवाल ये है कि 5.5 लाख सरकारी नौकरी शून्य पद होके बैठे हुए हैं। ये 5.5 लाख सरकारी नौकरी क्या भारतीय जनता पार्टी उसको मुकम्मल तौर पर पूरा करेगी या तृणमूल कांग्रेस उसको पूरा करेगी? पिछले चुनाव में 2016 साल में 211 सर्टिफिकेट तृणमूल कांग्रेस के एमएलए को मिले थे। मैं आज पूछता हूं तृणमूल के लीडर को, वो 211 सर्टिफिकेट में कितना सर्टिफिकेट अभी भी तृणमूल के पास है? वो लोग जो कह रहे हैं 221 सर्टिफिकेट मिलेगा, पिछले साल का 211 में से 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट आपने हरा चुके हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी बात मत करिए। आपके कैंडिडेट यहां से भाग के चले गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो जो सांप्रदायिक शक्ति है, 9 साल ममता बनर्जी बीजेपी के साथ जोड़ बना के रखी। उनका स्लोगन था एक वृंत दूतो फूल, बीजेपी या तृणमूल। ये जो बीजेपी दल है, इसका परिचय आज पश्चिम बंगाल का आवाम को मिल रहा है कि एक के बाद एक होड़ लगी हुई है, एपांग झोपांग ओपांग। ममता बनर्जी ने कहा और तृणमूल के तमाम एमएलए एमपी एपांग ओपांग झपांग देके बीजेपी में शामिल हो जा रही है। बात समझ लीजिए, ये सांप्रदायिक शक्तियों का मिली भगत है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ही वो वजह रही जो आपको जय श्री राम भी बोलना पड़ रहा है, ये भी एक आरोप आ रहा है सामने। देखिए, ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सियाराम बोला जाता है। हम लोग जो जानते हैं जय सियाराम बोला जाता है, उनको भी ये लोग बदल दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और मेरे मित्र वाम फ्रंट के लोग बोले वाम फ्रंट क्या है और कांग्रेस जो जोट है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए ये लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आज भारत पूरा बंगाल देख रहा है। पीछे से भी कुछ आवाज आ रही है, मैं वहाँ जा नहीं पाया। आपका नाम समझना चाहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? टीएमसी से वो जो बोल रहे हैं, टीएमसी से आपका सब मंत्री लोग जो है लाइन लगा के चुटी गाड़ी के तरह बीजेपी में चले आ रहा है, और वो बोल रहे जो टीएमसी के हम लोग उसका लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट जो है वो बनी हुई है और कहीं ना कहीं ये एक टेंशन भी है भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लिए। कल भी आपके 5 विधायक जो थे वो छोड़ के चले गए, सरला मुर्मू, क्या वजह है लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं? कंक्लूड आपसे करूंगा मैं। देखिए, 2,30,000 40,000 वोटर में एक विधायक होता है। विधायक अगर एक चला जाता है तो वोटर जाने का
कोई इसमें मैं समझता हूँ कोई बात नहीं है। आज वो हमारे मित्र कह रहे थे कि कितने हैं सर्टिफिकेट, आज भी वही तृणमूल कांग्रेस का 211 और भी जीता है, 220-22 का है, अभी भी वो 211 से लेकर 220 तक सर्टिफिकेट मिल जाए। साहब, आपको लगता है कि किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तृणमूल कांग्रेस को राज्यसभा सांसद भी जा रहे हैं, MP भी जा रहे हैं, विधायक भी जा रहे हैं, कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ये वो लोग जो थे मौका परस्त थे, इनको जाने दीजिए। देखिए, भवानीपुर ममता बनर्जी का खुद का निजी क्षेत्र है, वो उसको सुरक्षित नहीं रख पाई। लोकसभा चुनाव में भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी की लीड रही। जो कार्यकर्ता तृणमूल का जर्सी पहन करके 2016 साल में ममता बनर्जी को जिताए, वही कार्यकर्ता तृणमूल का जर्सी पहन करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वहां से जिताया है। तो ये बात स्पष्ट है। शुभेंदु अधिकारी से नंदीग्राम का आंदोलन में तृणमूल के तरफ से लीडर थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में है। सिंगूर में रविंद्रनाथ साहब जो मास्टर मोशाई है, वो वहां पर सिंगूर में तृणमूल के फेस थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो तमाम जो लीडर है वो लोग इधर भाग जा रहे हैं, उनके पलायन लगी हुई है। और सिर्फ क्षेत्र के स्तर पर नहीं, पूरा मगरिबी बंगाल में अगर आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से अपना राजनीति सजा रही है, उसमें पार्टी को बचाने की राजनीति नहीं है, वो ममता बनर्जी के परिवार को बचाने की राजनीति में लगी। परिवारवाद भारी है एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस। हमारे मित्र जिस तरह से बोल रहे हैं, तो CPM का जो है ना जमाना जब्त खत्म कहानी था, ये वेंटिलेटर में थे, इनको सहारा लेना पड़ा हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब का। इसलिए इस सब अब्बास सिद्दीकी से लेकर के ये जो है इनको माइलेज मिल रहा है, इनकी कोई मतलब ये नहीं है, मार्केट में कोई पकड़ नहीं है इनका। इसलिए आज से 10 साल पहले जो है जनता इनको नजर से उतार चुकी है। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि कोलकाता के ईरान सोसाइटी में हम मौजूद थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड ग्राउंड में रैली हुई है, या आने वाले दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां जो लंबित हैं, वो कहीं ना कहीं वोटर को खींचेगी, वोटर को एक्साइट करेगी और वोटर को कहीं ना कहीं भीड़ को जो है वोटों में तब्दील करेगी। वाम दलों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज भी देख लिया, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख लिया, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, इसलिए एक बार फिर से वाम दल को और कांग्रेस के गठबंधन को मौका मिलेगा और वो सरप्राइज करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चिंता मत करिए, हैट्रिक लग रही है, ममता दीदी ने जो जमीन पर रहकर काम किया है उसका कोई सानी नहीं है, दीदी जो है वो दिलों में बसी हुई है। फिलहाल कोलकाता से अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली, दीजिए इजाजत, सारा प्रणाम।